जी हाँ, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को मंथन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम सभी लोग पढ़े थे, जिससे आगे आज बढ़ेंगे। आज जो है ना, हम लोग 21 से 40 की तरफ बढ़ेंगे। जो फिजिक्स के महत्वपूर्ण दरोगा के प्रश्न हैं, ये सभी आपके एग्जाम में आने वाले भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या पूछे गए सभी प्रश्न का समूह एक जगह एकत्रित किया गया है। ठीक है ना। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे बहुत सारी बातों को, जिसमें अब आगे की तरफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पहला कि विभवांतर का मात्रक क्या है। क्वेश्चन पहला कहता है कि विभवांतर क्या मापा जाता है, विभवांतर किससे मापा जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए जो है ना, इसमें अमीटर तो नहीं, अमीटर मापता है धारा को। किसको मापता है? धारा को। अमीटर किसको मापता है? धारा को। अगला है वोल्टामीटर, तो वोल्टामीटर नहीं होगा, ठीक है ना। उसके आगे है वोल्ट मीटर, तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। कैलरीमीटर ये बताता है कि धारा की प्रवाह हो रही कि नहीं हो रही है। यदि धारा की प्रवाह होती है या नहीं होती है तो उसको बताता है, ठीक है ना। और आमीटर बताता है कितनी मात्रा में धारा प्रभावित हो रहा है। धारा की मात्रा को बताने का काम कौन करता है? आमीटर करता है, ठीक है। और जबकि वोल्ट मीटर क्या करता है, तो वो जो है ना, दो धारा सिरों के बीच जो है ना विभवांतर को मापता है। ऐसे भी कहा जाता है कि विभवांतर किसको कहते हैं, तो दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट, एक जो है ना तार ए बी है। तार क्या हुआ? ए बी है, जिसके फर्स्ट सिरे पर जो है ना वोल्टेज वी बी है, और इस पर वोल्टेज क्या है? वी ए है। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं वी बी माइनस क्या कहते हैं? वी ए, ठीक है ना। तो दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। हालांकि विभव किसको कहते हैं, तो वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटा क्यू। वी बराबर डब्ल्यू बटा क्या होता है? क्यू, समझे ना। यह वोल्ट का ऐसा ही मात्रक जो है ना, या विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट भी होता है। विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और इसके बारे में अलेक्सांद्रे वोल्टा साहब ने बताया था, और अलेक्सांद्रे वोल्टा साहब ने बताने का काम किया। इसलिए जो है ना, हम लोग जो है ना क्या कहते हैं कि विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी कितनी किसके बराबर होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? जब किसी वस्तु को, मान लीजिए कि एक बाल्टी है, एक बाल्टी पानी है, या जो है ना कोई एक जैसे बैलून ले लिए, तो बैलून को हम उसको पानी में डुबा दें, क्या डुबाएगा? नहीं डूबेगा, वो सीधा ऊपर ही तैरेगा, बस ना जी। या बाल्टी को हम नीचे की ओर डुबाते हैं तो उसमें जो है उसके भार में कुछ कमी आती है। तो भार में कमी आती है जो किसके बराबर होती है? हम क्वेश्चन कह रहा है उस पर बाहरी दबाव के बराबर होता है, या उस प्रति बल प्रति इकाई के क्षेत्रफल के बराबर होता है, या उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है, या उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो आप जल्दी से इसका क्वेश्चन सोच करके इसका आंसर दीजिए फटाक से, ठीक है ना। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर, ठीक है ना। पानी जितना जो है ना हटता है, पानी उस जगह से जितना हटता है उतना ही उसके भार में कमी आता है। मतलब आयतन के बराबर जितना पानी हटेगा ना, उतना ही उसके भार में कमी आता है, ठीक है। ये उत्प्लावनता के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? उत्प्लावनता। उत्प्लावनता के सिद्धांत पर क्या करता है? ये काम करता है। उत्प्लावनता के सिद्धांत पर ये क्या करता है? काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, आप गौर से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही जो है ना अपनी बात को कह पाता है। उस जो है ना वैज्ञानिक का नाम बताइए जो है ना एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है। मतलब तंत्रिका संबंधी किसी को बीमारी हो गया है, ठीक है ना, और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात को कह सकता है। उस व्यक्ति का क्या करना है? आपको नाम बताना है। उस व्यक्ति का नाम बताइए, ठीक है ना, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन क्या हो जाएगा? हॉकिंस, ठीक है ना। स्टीफन हॉकिंस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
23 नंबर के बाद में है ये 24 नंबर क्वेश्चन। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, ठीक है ना। एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष का देखिए, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, दूरी का, जिसको डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष को ही कहते हैं लाइट ईयर। क्या कहते हैं इसको, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष को ही क्या कहा जाता है, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो पारसेक। क्या हुआ, पारसेक, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो पारसेक है। कौन सी है, पारसेक, ठीक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक है। यदि एक जो है ना प्रकाश वर्ष, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, कौन वर्ष पूछता है, प्रकाश वर्ष, तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। 12 कितना होता है, किलोमीटर। 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, जो 9.5 गुने 10 के पावर 12 भी लिखा जा सकता है, या 10 गुने 10 पावर 12 या 10 टू दी पावर 13 किलोमीटर भी लिखा जा सकता है। यदि मीटर में लिखते हैं तो 10 के पावर 16 मीटर भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पे आंसर जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है ना, 10 के पावर 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट के प्रणोदन में सिद्धांत में शामिल होता है। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, जैसे हवाई मतलब कि रॉकेट उड़ाना है, या पृथ्वी से चंद्रमा पर जाना है, या किसी अन्य ग्रहों पर जाना है, तो उस ग्रह पर जाने के लिए कौन से सिद्धांत पर क्या करता है, ये कार्य करता है। वहाँ कौन से वैल्यू लगता है, न्यूटन का कौन सा नियम लगता है, जिससे जो है ना ये रॉकेट का प्रणोदन होता है, इसको छोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो भाई ये पहला गति नियम तो होगा नहीं, मैं इसका आंसर सीधा बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। न्यूटन का ये तीसरा गति नियम पर, ठीक है ना। न्यूटन की तीसरा गति नियम जो कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है, ठीक है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा गति नियम जो कहता है, वो कहता है उस संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया हम लोग के लिए कि न्यूटन का जो है ना तीसरा गति नियम किस सिद्धांत पर आए थे, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हो गया। तो इसलिए रॉकेट का प्रणोदन को लॉन्चिंग करना, उसको छोड़ना न्यूटन के किस गति नियम पर है, तो तीसरा गति नियम पर। कौन गति नियम होगा, तीसरा गति नियम पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है यदि वायुमंडल का दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब पर, मतलब कि नॉर्मल प्रेशर पर से कम हो, तो पानी पर कितना तापमान पर उबलेगा। तो भाई पानी जो है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, उबलता है। सब जानता है कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। पानी कितना डिग्री पर उबलेगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये समुद्री जो है ना वायुदाब मतलब दाब प्रेशर जो होता है वो 76 सेंटीमीटर ही होता है। कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, एंगस्ट्रॉन क्या पूछ रहा है, एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉन जो है ना ये किसकी इकाई है, सबसे पहली बात है एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है, मीटर, दूरी का। किसका इकाई है, दूरी का, ठीक है ना। तो इसमें तरंगदैर्घ्य जो है ना एक प्रकार का दूरी होता है। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ये दूरी होता है एक तरह का, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को अंग्रेजी में कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तरंगदैर्घ्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है ऊर्जा का मात्रक, जूल, जिसको जेम्स प्रेस्कॉट साहब जूल साहब ने बताया था। और उसके बाद जो है ना अन्य हम बात करते हैं, कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और वेग को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में वेलोसिटी। क्या साइंस में इंग्लिश हिंदी दोनों जानना जरूरी है, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। साइंस में जो है ना, साइंस कभी पढ़ते हैं ना, कहीं भी पढ़ते हैं, तो उसको हिंदी इंग्लिश में जानते चले, आपके लिए बेहतर रहेगा, फायदा भी रहेगा, ठीक है ना। 27 के बाद अगला क्वेश्चन का 28 नंबर, आवृत्ति को मापा जाता है। अभी बताएं इससे पिछला क्वेश्चन में कि आवृत्ति को किससे मापा जाता है, इसका कमेंट फटाक से कीजिए, ठीक है ना। अभी पिछला में बताए हैं कि आवृत्ति को मापा किस में जाता है, तो अभी बताए हैं, तुरंत जल्दी से जवाब दीजिए इसका, आप लोग से जल्दी से जवाब दीजिए। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है यहाँ पे, हर्ट्ज। मीटर प्रति सेकंड भी बताया, तो मीटर प्रति सेकंड होता है किसका, वेग का।
किसका होता है? वेग का। मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। रेडियन, रेडियन मात्रक होता है कोण का, किसका होता है? कोण का। और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। किसका होता है? शक्ति का। शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हर्ट्ज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हर्ट्ज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए, कुछ चुनना है, इसमें पढ़ लीजिए एक बार गौर से, पढ़िए गौर से। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं भाई, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, देखना ये पड़ेगा कि होता है विबजियोर। क्या होता है? विबजियोर, ठीक है ना। VIBGYOR, विबजियोर, ठीक है। इसका मतलब हुआ रेड। क्या हुआ? रेड, ठीक है। और ओ का मतलब हुआ ऑरेंज। क्या हुआ? ऑरेंज, ठीक है। और वाई का अर्थ हुआ येलो। क्या हुआ? येलो। और जी का अर्थ हुआ ग्रीन। जी का अर्थ हुआ ग्रीन, ठीक है। और बी का अर्थ हुआ ब्लू, ठीक है ना। और आई का अर्थ हुआ इंडिगो। क्या हो गया? इंडिगो, ठीक है। और भी का अर्थ हुआ वायलेट। क्या हो गया? वायलेट, ठीक है ना। अब देख लीजिए, सबसे अधिक वाला जो सबसे ऊपर है, ठीक है ना, और सबसे कम वाला जो सबसे कहाँ है? नीचे है। अब इससे मिलाते हैं हम लोग सभी लोग। सबसे अधिक वाला सबसे ऊपर है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है, ये गलत बात है, ठीक ना। लाल का सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। लाल प्रकार का तरंगदैर्घ्य हरे से ज़्यादा होता है। हरा ग्रीन यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये बात सही है कि लाल का तरंगदैर्घ्य जो है ना हरा से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तत्काल ये बात तो हम लोग को सही मिला, ठीक है ना। बैगनी का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। नहीं, बैगनी का कम होता है, हरा का ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले से ज़्यादा होता है। नहीं, बैगनी का कम होता है और पीला का क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए ये क्या सही हो जाएगा? ओनली फॉर बी, मात्र बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। आप एक बार गौर से इसको देख लीजिए, ठीक है ना। और ये सारा बात यहाँ पे लिखा गया है, सभी लोगों को आसान लगेगा। मैंने कहता है कि भी से भी वायलेट, और आई से इंडिगो, बी से ब्लू, और जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से क्या हो गया? रेड, ठीक है ना। तो वायलेट का मतलब होता है बैगनी। क्या होता है? बैगनी, ठीक है ना। और आई से इंडिगो का अर्थ होता है जामुनी। क्या होता है? जामुनी। और ब्लू का अर्थ होता है नीला। क्या होता है? नीला। और ग्रीन का अर्थ होता है हरा, और इसका होता है पीला, ठीक है। और ऑरेंज का अर्थ होता है नारंगी, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ठीक है ना। हम हट जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में बदले। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है ना फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो भाई मेरे फ़ारेनहाइट में जो है ना 32 से लेकर के 212 के बीच होता है। इसमें 180 का डिफरेंस उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और डिग्री सेल्सियस जो होता है ना वो 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 100। मतलब 100 मैक्सिमम होता है और 0 क्या होता है? मिनिमम होता है, सबसे कम होता है, लोवेस्ट होता है। और इसका 32 क्या होता है? लोवेस्ट होता है। 212 क्या होता है? मैक्सिमम होता है। 9/5 से जो है ना इसको गुना करके भाग करके, और उसके बाद जो है ना फिर आप 32 इसमें जोड़ देते इसका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। आप एक बार देख सकते हैं, 40 है, ठीक है। और उसके बाद 40 से जैसे गुना करेंगे तो 9/5 से गुना करना है, और इसमें जो है ना सबसे लोवेस्ट फैक्टर 32 क्या करना है? जोड़ देना है। और 5 अठे कितना हो गया? 40, ठीक है। और 9 अठे कितना हो जाता है? 72। और 72 2 इसमें जोड़ देंगे तो 2 2 कितना हो गया? 4 और 7 3 10, 104 फ़ारेनहाइट। 104 कितना हो गया? फ़ारेनहाइट। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 104 कितना हो गया? फ़ारेनहाइट। 104 क्या हो गया? फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान सा कह रहा है, ठीक है, कि विद्युत शक्ति की इकाई कितनी होती है? विद्युत शक्ति की इकाई कितनी होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर है ना, इलेक्ट्रिक पावर हम यहाँ पे समझा देते हैं। इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति कह रहा है। विद्युत शक्ति का होता है ना, यह शक्ति कार्य बट्टा समय। कार्य बट्टा क्या होता है? समय, ठीक है ना। वर्क अपॉन टाइम। कार्य बट्टा क्या होता है? समय। और जब कार्य बट्टा समय होता है तो इसका होता है जूल प्रति सेकेंड। और जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा ना, तो भाई मेरे इसको जो है ना वाट ही कहना उचित है, क्योंकि इसको जेम्स वाट साहब के सम्मान में इसको वाट रखा गया। क्या रखा गया? इसको वाट। कूलम्ब मात्रक है आवेश का। कूलम्ब मात्रक किसका है? आवेश का। एक बार गौर से देख लीजिए। और वोल्ट मात्रक है विभव का। किसका है? विभव का। और एम्पियर मात्रक है किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धारा का। किसका है? धारा का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए।
विद्युत मोटर में क्या होता है, तो मोटर जिसमें पंखा लगा होता है, तो पंखा को हम लोग क्या करते हैं ना कि पंखा में मोटर होता है, उसमें करंट मिलता है और मैकेनिकल रूप में वो क्या करता है, नाचता है, गोल 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 क्या करता है, नाचता है, ठीक है ना। तो उसमें वोल्टेज मिलता है या करंट उसमें मिलता है, तो उसको मिलता है विद्युत ऊर्जा। उसको क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। और विद्युत ऊर्जा मिलता है और देता क्या है हम लोग को वो, तो यांत्रिक ऊर्जा। क्या देता है हम लोग को, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन मिला देते हैं। विद्युत ऊर्जा को उसमें नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, ठीक है, बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अब आगे कि और कौन सा जो है ना निम्न धारा में से निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण से मापी जाती है धारा। विधारा को मापने के लिए क्या मापा जाता है भाई, तो ए मीटर। क्या होगा, ए मीटर। वोल्ट मीटर से तभी बोले हैं कि विभव मापाता है, और ए मीटर से क्या मापाता है, धारा मापा जाता है, ठीक है। और वोल्टा मीटर नहीं, पोटेंशियोमीटर से भी क्या होता है ना कि विभव ही मापा जाता है। इसी को जो अंग्रेजी नाम कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ना एक महान वैज्ञानिक थे, उस महान वैज्ञानिक को पुरस्कार जो है ना, हालांकि नोबेल प्राइज तो मिला ही, और नोबेल प्राइज मिलने के बाद उनके नाम से भी कई तरह के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। भारतीय या विश्व इतिहास में जो है कहा जाए कि बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में उभरे थे, जिसका नाम था आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को प्रकाश प्रभाव के लिए जो है क्या हुआ था कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब जो है ना सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया है। क्या दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये तो महत्वपूर्ण बात है कि ये सापेक्षता का इन्होंने दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को ही जो है ना फॉर्मूला व्यंजक प्राप्त किया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर क्या किया था, एम सी स्क्वायर, जहाँ ई क्या होता है, एनर्जी, ई क्या होता है, एनर्जी, ठीक है ना। और एम क्या होता है यहाँ पे, मास, एम क्या होता है यहाँ पे, मास। और सी होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या होता है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का चाल। और प्रकाश का चाल होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आपका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है ना। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़िए फटाक से। अगला क्वेश्चन कहता है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, ठीक है ना। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, ठीक है। तो आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, इसको देखने के लिए यहाँ पे आइए। जल्दी यहाँ पे आइए। आर्द्रता मापने के लिए जो है ना हाइड्रोमीटर नहीं, ये जल का घनत्व मापता है। ये क्या मापता है, जल का घनत्व मापता है। हमारी तरफ गौर से गौर कीजिए आप लोग कि आर्द्रता मापने के लिए जो है ना हाइड्रोमीटर नहीं, ये हाइड्रोमीटर मापता है दो लिक्विड, दो तरल पदार्थ अलग अलग है ना, तो तरल पदार्थ के डेंसिटी को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है ना। और हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर नहीं, तो भाई दूध की शुद्धता की क्या करता है, ये जांच करता है, ठीक है। और पायरोमीटर जो है ना ये क्या करता है, विकिरण मापता है। विकिरण का है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडिएशन। क्या करता है ये, रेडिएशन मापता है। तो इसका मतलब है कि हाइग्रोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। आर्द्रता मापने का काम कौन करता है, तो हाइग्रोमीटर। कौन करता है, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता कौन मापता है, तो हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या होता है। दाब को कहते हैं अंग्रेजी में प्रेशर। क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रेशर, ठीक है ना। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। P बराबर होता है एफ अपॉन एरिया। एफ का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, ठीक है ना। या आप ऐसे कहें इसको सिंपल कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो दाब का मात्रक, किसका मात्रक, दाब का मात्रक तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो हुआ, इसी को जो है ना कहा गया पास्कल। क्या कहा गया, पास्कल, ठीक है ना। तो इसका ऐसा ही मात्रक पास्कल साहब ने रखा था, पास्कल। तो दाब की इकाई क्या होती है, तो अब मिला लीजिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति मीटर नहीं,
तो मीटर में स्क्वायर भी लगा है, अर्थात ये वाला आंसर चला जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है ना। ये वाला आंसर चला जाएगा न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। बहुत आसान सा है। पास्कल भी होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कई मात्रक होते हैं, लेकिन यहाँ पे पास्कल जाएगा, क्या जाएगा पास्कल। जल्दी से क्वेश्चन देखिए, स्थिति विज्ञान निरीक्षण कौन से किससे संबंधित है, ठीक है ना। स्थिति विज्ञान निरीक्षण कौन से किससे संबंधित है, तो भाई मोशन दो प्रकार से होता है, एक स्टैटिक्स होता है और एक डायनामिक्स होता है, ठीक है ना। तो मोशन के भी अंदर का ही आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सा है, एक गतिमान स्थिति, विराम की स्थिति, मानसिक स्थिति, आंकड़ों की स्थिति नहीं भाई। इसका आंसर चला जाएगा आपको गतिमान स्थिति। कौन सी स्थिति चला जाएगा, गतिमान स्थिति, आई मीन ए नंबर। कौन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ए नंबर, ठीक है ना। इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। गतिमान स्थिति, कौन सी स्थिति, गतिमान स्थिति, ठीक है। आगे देखिए, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज़्यादा होता है। नहीं, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है ना। परावर्तन के नियम के अनुसार, थोड़ा क्वेश्चन देखिए जल्दी से, कि परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। जैसे कि कोई जो है ना, एक यहाँ पे शीशा है, एमएन क्या है, एक दर्पण है, ठीक है ना। और एमएन दर्पण में जो है ना, आने वाली किरण आपतित किरण और मोड़ने वाली किरण आपतित, इसके बीच में जो डाला गया लंब होता है, यहाँ कोण और यहाँ कोण, दोनों का कोण क्या होता है 45, तो 45, 60 तो 60, दोनों कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। जब दोनों कोण बराबर होता है तो यहाँ पे परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गौर से। 22 के बाद देखिए यहाँ पे 39 कहता है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। ध्वनि एक प्रकार कौन सा तरंग है, यांत्रिक। साउंड वेव जो बात होती है ना, यांत्रिक तरंग होता है, मैकेनिकल वेव होता है, जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंग होता है। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य की बात की, ठोस द्रव गैस माध्यम में चलता है, मतलब कि ठोस के ऊपरी सतह पर और द्रव के भीतरी से तरफ भी गति कर सकता है। दूसरा गैस वाले माध्यम में क्या कर सकता है, गति कर सकता है। इसका मतलब है कि इस सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो है ना, ये जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, ठीक है ना। ऑप्शन सी, ऑप्शन कौन चला जाएगा, ऑप्शन कौन चला जाएगा इसका, सी, ठीक है। ऑप्शन इसका जाएगा कौन सा, सी जाएगा। अनुप्रस्थ और यांत्रिक तरंग क्या जाएगा, दोनों। अनुप्रस्थ तरंग की बात करता तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और जैसे कि एक बात करते हैं भूकंप तरंग का, तो भूकंप एक प्रकार का जो तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है। कौन तरह का, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। प्रकाश जो एक प्रकार का तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। शायद आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे या इससे आगे भी कोई क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का डायोप्टर का क्या संबंध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंस की शक्ति से डायोप्टर का क्या संबंध है। तो लेंस की शक्ति को कहते हैं प्रेशर। तो भाई मेरे प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी 1/f। पी बराबर क्या होता है 1/f, ठीक है ना। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। फोकस दूरी के, लिख भी सकते हैं इस बात को आप लोग, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। यदि फोकस दूरी नीचे में होगा तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं। ऑप्शन तो हम लोग को सीधा दिख रहा है, इसमें ऑप्शन हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन तो हमें सीधा दिख रहा है कि इसका हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी। लेकिन उससे आगे हम लोग जो देखेंगे वो मज़ेदार होगा। लेंस की जो है ना फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं। यदि फोकस दूरी जितना कम होगा लेंस की शक्ति उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। फोकस दूरी को, नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 है कि फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और इसके ठीक उल्टा होगा, यदि फोकस दूरी कम होगा तो लेंस की शक्ति ज़्यादा होगा, यदि फोकस दूरी ज़्यादा होगा। अगला है, यदि फोकस दूरी ज़्यादा होगी
ज़्यादा होगी तो लेंस की शक्ति क्या होगी, कम होगी। तो लेंस की शक्ति क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी बात हो गया। एक होता है लेंसों का संयोजन। क्या होता है लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है ना, लेकिन पावर ऑफ लेंसेज ऑफ कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे होता है ना कि यदि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 यदि कई जोड़ दिया जाए तो 1/A बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/ क्या होता है F3 होता है। ठीक है ना, इस तरीके होता है। और लेंस की शक्ति को किस में मापते हैं, तो डायोप्टर में। किस में मापते हैं, डायोप्टर में। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापते हैं। किस में मापते हैं, डायोप्टर्स में मापते हैं। ठीक है ना, और इसको कैपिटल डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। किस से करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है ना, तो ये 40 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तत्काल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रतिदिन हमारे इस क्लास के सेशन में आप लोग जुड़िए, और इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रयास कीजिए कि इसको शेयर करने का, लाइक करने का। ठीक है ना, और यदि आपकी इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर देते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है ना, तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।